गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छा लगा कि जिन लोगों को मैं पढ़ाया हूँ उनसे जुड़ने का मौका मिला। अभी तो क्लासेस ऑफ हैं, तो यही ऑनलाइन माध्यम है आपसे जुड़े रहने का। और बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने इतना अप्रिशिएट किया। और आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, मुझे लगता है कि आप में से ही कोई उसका उत्तर दे देता है, तो इसलिए मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनका उत्तर भी शायद मिल गया है। और मुझे लगेगा कि जब अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिला है तो फिर मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। तो बहुत बहुत थैंक यू आपको कि आपने अप्रिशिएट किया। और आज हम लोग का टॉपिक है शहरी उष्मा द्वीप। तो टॉपिक पे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई चलती रहे। और चैनल को लाइक एवं शेयर भी कर दीजिए। तो आज हम लोग का टॉपिक है शहरी उष्मा द्वीप। द अर्बन हीट आइलैंड। द अर्बन हीट आइलैंड, शहरी उष्मा द्वीप। दरअसल है क्या कि यह मनुष्य द्वारा जलवायु परिवर्तन का एक बहुत नवीन उदाहरण है, शहरी उष्मा द्वीप। ये आज के समय में हम जरूर रोज सुनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और यह जलवायु परिवर्तन कई स्तरों पे हो रही है, यानी कि इसका जो पैरामीटर है वो कई स्तरों पे जलवायु परिवर्तन का। पहला तो होता है कि वैश्विक स्तर पे ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जो क्लाइमेटिक पैटर्न है या प्रतिरूप है उसमें ही परिवर्तन हो रहा है, और इसका उदाहरण भी हमें दिखाई दे रहा है धीरे धीरे। दूसरा है कि क्षेत्रीय स्तर पे या प्रादेशिक स्तर पे, कि या एक देश के स्तर पे या एक किसी बड़े क्षेत्र के स्तर पे, जैसे सहारा डिजर्ट हो गया या थार का मरुस्थल हो गया, हिमालयी रीजन हो गया। और साथ में स्थानीय स्तर पे, जैसे किसी छोटे क्षेत्र में। तो ये छोटे क्षेत्र में है जो स्थानीय स्तर पे जलवायु परिवर्तन का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, शहरी उष्मा द्वीप। ये है क्या? शहरी उष्मा द्वीप की संकल्पना ही यही है कि हम शहरी क्षेत्रों के तापमान को आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों या कंट्री साइड से अधिक पाते हैं। तो इस घटना को ही शहरी उष्मा द्वीप या इसको ही कहा जाता है अर्बन हीट डोम। अब होता क्या, इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहां पर है शहर का बसाव है, ये शहर के बीचों बीच में जो हैं, ये जाहिर सी बात है कि ये इमारतें हैं जो कॉमर्शियल हैं या औद्योगिक क्षेत्र हैं, जो भी कह लीजिए, ये शहर क्षेत्र हैं। आसपास का जो क्षेत्र है ये गार्डन है, ये खेत वगैरह हैं, ये कंट्री साइड है, देहात साइड है। उसी प्रकार से इधर ये औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये रिहायशी एरिया हैं, और ये कृषि भूमि है या कंट्री साइड एग्रीकल्चरल लैंड है। अब होता ये, और इस साइड में हम देखते हैं कि ये तापमान है, तापमान है। सपोज कर लीजिए यहां पे तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पे 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पर 29 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां पर 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये इस तरह से मान लिया जाए। देख रहे हैं हम कि जो बीच का भाग है शहर का, यहां पर सामान्यतः तापमान आसपास के क्षेत्र से अधिक है। जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र जो कंट्री साइड है या देहात का क्षेत्र है, यहां पर तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी कम है, जबकि शहर के हॉट यानी कि कोर में तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। इसे ही कहा जाता है शहरी उष्मा द्वीप, यानी कि शहर का ये ऊपर का भाग या पूरा शहर एक उष्मा द्वीप के रूप में दिखाई पड़ता है, और शहर के चारों ओर लगभग तापमान इससे कम होता है। तो ये
हीट के बेस पे एक द्वीपीय क्षेत्र दिखाई देता है आसपास के कंट्री साइड से या देहात क्षेत्र से। तो ये संकल्पना ही शहरी उष्मा द्वीप है। अब होता क्या है कि कई फैक्टर हैं इसके लिए, कई कारक हैं कि ऐसी सिचुएशन या स्थिति क्यों जनरेट होती है, क्यों उत्पन्न होती है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। तो उन कारणों के बारे में चर्चा करेंगे कि शहरी उष्माद्वीप के पीछे क्या कारण है। यहां पर धरातली संरचना है, किस प्रकार की धरातली संरचना है। ये शहर का हार्ट है, यानी कि केंद्र है। ये आसपास के क्षेत्र हैं, ये फैक्ट्री या औद्योगिक इकाइयां हैं, ये रिहायशी इलाके हैं, ये खेत है या कृषि भूमि है, और इस तरह प्रकार से यहां पर तापमान अधिक पाया जाता है। अब इसका कारण क्या है शहरी उष्मा द्वीप का, तो कारणों पर चर्चा करते हैं। पहला इसका कारण यह होता है कि जो शहरी क्षेत्र होता है, जाहिर सी बात है कि शहरी क्षेत्र है तो ये ज्यादा से ज्यादा यहां पर जो वनस्पतियां हैं उनको साफ कर दिया जाता है या काट दिया जाता है। तो पहला तो है कारण वनस्पतियों का अभाव। वनस्पतियां क्या करती हैं कि अगर अधिक से अधिक वनस्पतियां होंगी, वनस्पतियां अपनी जड़ों के माध्यम से जल ग्रहण करेंगी और यह जल धीरे धीरे इनके पत्तियों के माध्यम से ऊपरी भाग पत्तियों तक जाएगा और ऊपरी पत्तियों के सिरे से या पत्तियों के बाहरी सिरे से यह धीरे धीरे इवापोरेट हो जाएगा। दूसरा, ये श्वसन की क्रिया द्वारा, ट्रांसपिरेशन क्रिया द्वारा भी जल को वाष्पित करते हैं और जल के वाष्पन में या ट्रांसपिरेशन में उष्मा क्षय होती है या उष्मा भी खर्च होती है, व्यय होती है। तो आसपास के क्षेत्रों की जो उष्मा होगी वो भी क्या हो जाएगी, वायुमंडल में चली जाएगी। तो इससे धरातल ठंडा बना रहेगा। इस जो ये घटना होती है इसको हम लोग संयुक्त रूप से कहते हैं इवापोट्रांसपिरेशन या वाष्पोसर्जन। इवापोट्रांसपिरेशन दोनों घटनाओं में से बड़ा मुश्किल होता है कौन सी किस घटना का है, छांटना या अलग करना, तो दोनों को एक साथ हम लेते हैं। इवापोट्रांसपिरेशन, वाष्पोसर्जन, इस घटना द्वारा जो वायु का तापमान होता है वो कम हो जाता है। तो पहला कारण होता है कि शहरी क्षेत्रों में वनस्पतियों का अभाव होता है और जब वनस्पतियों का अभाव होगा तो जो वाष्पन या वाष्पोसर्जन की क्रिया होगी उस क्रिया में जो उष्मा क्षय होगी वो नहीं हो पाएगी। तो उष्मा कहाँ रहेगी, स्थल पे, धरातल पे बनी रहेगी। तो पहला वनस्पतियों का अभाव। दूसरा जो कारण होता है वो होता है कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं यहां जलीय भाग का अभाव होता है। जो वाटर बॉडीज होती हैं जैसे तालाब हो गई, झील हो गई, इनका अभाव पाया जाता है। जो वाटर बॉडीज हैं, तालाब है, नदी है, इनका अभाव पाया जाता है। और यदि ये होते भी हैं तो इतना ज़्यादा इनमें डंप कर दिया जाता है सॉलिड वेस्ट को या जो कहते हैं ठोस अपशिष्ट को कि ये बिल्कुल मृत हो जाते हैं। अब जलीय भाग का अभाव होता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है कि अगर जलीय भाग है तो जाहिर सी बात है कि जब सूर्य की किरण आएगी, जल पे पड़ेगी, तो पहला तो क्या होगा कि वाष्पन होगा, वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होगा तो इस वाष्प के साथ गुप्त उष्मा के रूप में उष्मा वायुमंडल में चली जाएगी, लिटेंट हीट के रूप में चली जाएगी, तो तापमान कम रहेगा। दूसरा कि जो जलीय भाग में सूर्य की विकिरण या सौर विकिरण है या उष्मा है वो अधिक गहराई तक चली जाती है, तो उष्मा एक अच्छे खासे नीचे भाग तक चली जाती है, तो उष्मा का गहराई तक वितरण हो जाता है, तो ऊपर की सतह उतनी गर्म नहीं हो पाती है। तो यह भी कारण है कि जलीय भाग का अभाव होता है, तो जो उष्मा वाष्पीकरण में व्यय हो सकती थी वो नहीं हो पाती, जो उष्मा गहराई में जा सकती थी वो भी नहीं जा पाती। तो एक ये भी होता है कि जो उष्मा का क्षय हो सकता था या उष्मा वापस जा सकती थी वाष्प के साथ, वो नहीं जा पाती। तीसरा कारण क्या है
कि जो शहरी क्षेत्र होता है, शहरी क्षेत्र अधिक से अधिक कंक्रीट या पक्की संरचना वाला होता है, पक्की संरचना होता है इसकी। और यहाँ की संरचना, जो शहरी क्षेत्र की जो सड़कें होती हैं वो एस्फाल्ट से बनी होती हैं, डामर से बनी होती हैं। और यह एस्फाल्ट जो होता है, जो डामर होता है, ये वनस्पतियों की अपेक्षा ऊष्मा को दोगुनी क्षमता से अपने साथ संचित रखता है। तो ये क्या करता है कि एस्फाल्ट जो होता है, डामर होता है, ये ऊष्मा को अपने साथ बहुत अधिक मात्रा में संचित रखता है। और जब संचित रखेगा तो धरातल गर्म हो जाएगी। दूसरा क्या होता है, जो पेवमेंट होते हैं, जो रास्ते होते हैं, वो भी क्या होते हैं, या जो पक्की सड़कें हैं वो भी क्या होती हैं, एक तरह से पक्की संरचना होती हैं, तो वो ऊष्मा को अधिक से अधिक संचित रख लेती हैं। यदि वनस्पति क्षेत्र होता या कृषि भूमि होती तो उसमें भी क्या होता कि वनस्पति होती तो वो भी इवापोट्रांसपिरेशन करती, या भूमि होती तो भूमि की जो मृदा में नमी होती वो भी क्या होती, वाष्पित होती। लेकिन ये पक्की संरचना होती है तो ये अधिक से अधिक जो विकिरण है या ऊष्मा है उसको अपने साथ रिटेन करके रखती है, उसको अपने साथ संचित करके रखती है। तो तीसरा कारण है कि यह शहरी क्षेत्र की जो संरचनाएं होती हैं वो अच्छी खासी पक्की संरचनाएं होती हैं, जो ऊष्मा को अधिक देर तक धारण करके अपने साथ रखती हैं। और खास करके जो एस्फाल्ट होते हैं या जो सड़कें होती हैं। अब अगला जो इसका कारण है वो ये है कि जो पक्की संरचना है या शहरी संरचना है उसका धरातल क्या होता है, अभेद्य होता है। अभेद्य होता है यानी कि उसको विकिरण बहुत अधिक गहराई तक भेद नहीं सकती है। तो इससे क्या होता है कि अभेद्य संरचना होने के कारण जो जल है या जो वर्षा का पानी आता है, यह वर्षा का पानी चूंकि अभेद्य है तो ये रिस के धरातल के नीचे नहीं जा पाता है। अगर यह रिस के धरातल के नीचे जाता तो इसके साथ ऊष्मा भी चली जाती। तो ये धरातल पे रिस के नहीं जाता है, ये जल्दी से क्या हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है। और प्रवाहित हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि तुरंत संरचना सूख जाती है। अगर ये अभेद्य नहीं होता तो ये जल रुकता, और जल रुकता तो कुछ परकुलेट करके या रिस के नीचे की तरफ जाता, साथ में मृदा में नमी रहती तो फिर बाद में वाष्पीकरण होता उसका। और यहाँ जो ऊपरी संरचना पे जल की मात्रा होती, ये भी वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा क्या करती, ऊष्मा को वायुमंडल में भेज देती, या इसमें ऊष्मा कुछ गहराई तक जाती तो ऊष्मा का वितरण भी हो जाता। तो संरचना कुछ ठंडी होती। लेकिन ऐसा नहीं है, जो शहरी संरचना है वो अभेद्य है, उसको जो वर्षा का जल है वो भेद के ज्यादा नीचे नहीं जा पाता है। एक ये भी रीजन है। अगला रीजन है कि जो शहरी क्षेत्र होता है, इस शहरी क्षेत्र में जो जीवन पद्धति होती है यह बहुत अधिक ऊर्जा उपभोग की जीवन पद्धति होती है। और इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, एयर कंडीशन यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, होम हीटर या हाउस हीटर यूज करते हैं शीतकाल में। तो जो हम अधिक से अधिक क्या करते हैं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट का या ऐसे उपभोक्ता वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में क्या करती हैं, गर्म गैसें या ऊष्मा रिलीज करती हैं। जैसे एयर कंडीशन भी करता है, फ्रिज भी करती है, और इसी प्रकार होम हीटर भी करता है। तो इससे क्या करते हैं कि हम ऊष्मा रिलीज करते हैं, और वो ऊष्मा क्या होती है कि हमारे शहर के वातावरण में ही बनी रहती है। दूसरा क्या होता है, अगला कारण क्या होता है कि शहरों में उद्योगों की स्थापना पाई जाती है। उद्योगों, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अर्बन एरिया, बहुत अधिक औद्योगिक इकाइयां अर्बन एरिया में पाई जाती हैं, और ये औद्योगिक इकाइयां बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उपभोग करती हैं, और इस ऊर्जा को क्या करती हैं, वायुमंडल में या वातावरण में रिलीज करती हैं, छोड़ती हैं। तो इससे क्या होता है कि वहां का तापमान बढ़ता है सामान्यतः,
परिवहन के साधनों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन डेंसिटी बहुत अधिक होती है, तो ये परिवहन के जो साधन होते हैं ये भी क्या करते हैं, जीवाश्म ईंधन से चलते हैं, और जीवाश्म ईंधन से चलते हैं ऊर्जा का अधिक से अधिक रिलीज करते हैं, ऊर्जा को वायुमंडल में छोड़ते हैं और वो वायुमंडल में ऊर्जा बनी रहती है। इससे शहरी क्षेत्र का तापमान सामान्यतः अधिक बना रहता है। दोस्त, अगला कारण क्या होता है कि जो प्रदूषक होते हैं, जो पॉल्यूटेंट होते हैं, प्रदूषक होते हैं, ये प्रदूषक या पॉल्यूटेंट क्या करते हैं कि अपने अंदर ऊष्मा को संचित कर लेते हैं और यह एक कंबल की भांति शहर के चारों तरफ फैले रहते हैं, शहरी क्षेत्र के चारों तरफ फैले रहते हैं और ये ऊर्जा को बाहर जाने नहीं देते बहुत अधिक मात्रा में। तो ये सब कारण हैं शहरी ऊष्मा द्वीप के बनने के। तो कारणों पे हम लोगों ने चर्चा की। अब आता है इसका प्रभाव क्या पड़ता है, शहरी ऊष्मा द्वीप का प्रभाव क्या पड़ता है। तो बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर चेंज आएगा या जलवायु परिवर्तन होगा तो इसका बहुत घातक प्रभाव होगा। इससे एक तो जातियों प्रजातियों का विलोपन होगा। इसका सबसे जो पहला प्रभाव पड़ेगा वो मानव पे क्या पड़ेगा, मानव पे सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा कि इससे, जब शहरी ऊष्मा द्वीप है, इससे हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ जाएंगी। हीट स्ट्रोक की, जिसको कहते हैं कि अधिक तापमान होगा तो हमें बहुत अधिक परेशानी होगी, मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रॉय करने लगा, हीट स्ट्रोक का खतरा हो जाएगा, जिसको कहते हैं ताप लहर का खतरा बढ़ जाएगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और हम लोग क्या हैं, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, यानी कि हमारी बॉडी आइडियल टेम्परेचर हमेशा मेंटेन की रहती है। तो उसके लिए उसको बहुत अधिक प्रभाव या बहुत अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो एक तो हमारे मानव शरीर पे इसका एडवर्स इफेक्ट आएगा। दूसरा होगा कि जो शहर का पर्यावरण है, यह पर्यावरण प्रभावित होगा। पर्यावरण कैसे प्रभावित होगा, जब अधिक तापमान है तो शहर में रहने वाले जीव जंतु भी क्या होंगे, इससे बहुत अधिक प्रभावित होंगे। तो ये इसका पर्यावरणीय प्रभाव है। वनस्पतियों पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो मनुष्य के मानसिक तनाव पे बहुत अधिक पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के मानसिक तनाव पे सबसे पहले हीट स्ट्रोक का या इसका ऊष्माद्वीप का प्रभाव पड़ेगा। चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा या उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। वो सामान्य कार्य क्षमता से कम क्षमता पे कार्य करेगा, बहुत जल्दी गुस्सा कर जाएगा या कई तरह की उसकी हार्ट संबंधी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो ये भी समस्या होगी। आर्थिक प्रभाव इसका क्या होगा, आर्थिक प्रभाव इसका ये होगा कि जाहिर सी बात है कि जब शहर का तापमान अधिक होगा तो हम कूलेंट की अधिक मांग करेंगे, जैसे एयर कंडीशन या फिर एयर कूलर, फैन, इन सब की अधिक मांग करेंगे। और इन सब की, जब इन सब इंस्ट्रूमेंट की अधिक मांग करेंगे, एयर कंडीशन की या कूलर की अधिक मांग करेंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि ये इंस्ट्रूमेंट ऊर्जा उपभोग करेंगे, ये एनर्जी कंजप्शन करेंगे। और एनर्जी पैदा करने के लिए क्या होगा, फिर फॉसिल फ्यूल बर्न किया जाएगा, जीवाश्म ईंधन का दहन किया जाएगा। और जीवाश्म ईंधन का दहन किया जाएगा तो फिर उससे क्या होगा, CO2 निकलेगी। और ये CO2 क्या करेगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करेगी या ऊष्मा को अपने साथ रिटेन करके रखेगी और वायु का तापमान और अधिक बढ़ जाएगा। एक साइक्लिक प्रोसेस जनरेट हो जाएगी कि हम वायु के तापमान को कम करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं वो फॉसिल फ्यूल के दहन को बढ़ावा दे रहे हैं और इससे हमारे वायु का तापमान और बढ़ रहा है। इससे क्या होगा, पहला तो ये होगा कि फॉसिल फ्यूल बढ़ेगा, फॉसिल फ्यूल का दहन बढ़ेगा और फॉसिल फ्यूल के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। 70 से 80% जो हमारे यहाँ पेट्रोलियम है वो हम आयात करते हैं। तो हमारी विदेशी मुद्रा कहाँ चली जाएगी, पेट्रोलियम आयात पे चली जाएगी। जो अन्य घरेलू कार्य करने के लिए मुद्रा नहीं बचेगी या पूंजी नहीं बचेगी हमारे पास। दूसरा क्या होगा कि व्यक्ति का जो शहरों में रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी जीवन की लागतें बढ़ेंगी। जाहिर सी बात है कि वो AC खरीदेंगे, उसके लिए उनको व्यय करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल उनको उसका पैसा उनको बिजली का बिल देना पड़ेगा, फैन या जो भी इस तरह की चीजें हैं। तो इससे व्यक्ति के
जीवन की लागत क्या होगी, बढ़ेगी। तो शहरों में रहना क्या होगा, और कॉस्टली हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो हो सकता है कि इससे शहरों से पलायन बढ़ना शुरू हो जाए या लोग कार्य छोड़कर जाने लगें, तो ये भी हो सकता है। दूसरा क्या होगा इसका आर्थिक प्रभाव, कि जो ये इंस्ट्रूमेंट हैं इनकी मांग बढ़ जाएगी, तो इनकी मूल्य में भी क्या आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगी, मुद्रास्फीति की स्थिति हो सकता है पैदा हो जाए। तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रभाव को उत्पन्न करेगा। तो ये सब क्या होगा कि शहरी उष्माद्वीप के नकारात्मक प्रभाव होंगे। अब सवाल आता है कि इस शहरी उष्माद्वीप से बचने का उपाय क्या है, कैसे शहरी उष्माद्वीप से बचा जा सकता है। तो पहला इसके लिए है कि शहरों का नियोजित वसाव हो, यानी कि टाउन प्लानिंग हो, और टाउन प्लानिंग ऐसी हो कि बिल्कुल कंजेस्टेड ना हो। शहरों में हर सेक्टर के लिए अलग अलग एरियाज डिवाइड कर दिए जाएं, जैसे कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो, कोई रिहायशी क्षेत्र हो, कोई व्यापारिक क्षेत्र हो, कोई एग्रीकल्चर सेक्टर हो, और बीच बीच में गार्डन हो या पार्क हो या ग्रीन बेल्ट बनाया जाए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए जो अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर ले और वायु के तापमान को नियत बनाए रखे या कम बनाए रखे। तो पहला तो है टाउन प्लानिंग, और टाउन प्लानिंग के साथ साथ ग्रीन टाउन यानी कि हरित शहर की संकल्पना को लागू किया जाए, यानी कि शहर को अधिक से अधिक हरा भरा रखा जाए। और जो अभी कॉन्सेप्ट इंडिया में रिसेंट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है, स्मार्ट सिटी की परिकल्पना है, उसको लागू किया जाए। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना भी शहरी उष्माद्वीप की समस्या के समाधान में सहायक हो सकती है। तो इस प्रकार की, और जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनको शहर के बाहरी क्षेत्र में किया जाए, और साथ में ऐसी ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज किया जाए जो अधिक से अधिक उष्मा को अपने साथ अवशोषित कर ले, यानी कि कम से कम उष्मा का उत्सर्जन करे, जिससे शहर का तापमान कम से कम बढ़े। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, यानी कि सीएनजी से चलने वाले या कम प्रदूषक यानी इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले इस तरह के परिवहन साधनों का या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अधिक से अधिक मजबूत किया जाए, ताकि जो लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का यूज करते हैं वो कम से कम करें। तो इससे बचा जा सकता है शहरी उष्माद्वीप के दुष्प्रभाव से। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं हम। मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल समझ में आपको आया होगा, और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है आप करिए इसको।